अभी ये करते हैं सेक्शन बी एमेलिया। If you assume that today's date is 1st of September 2025, take a first part, state the reliefs available to Amelia in respect of the trading loss for the year ending 31st of March 26 on the assumption that Amelia does not wish to carry forward any of the loss. खाली स्टेट करने हैं। Amelia has owned her unincorporated business AS Trading for many years. Her savings income of 6,000 each year, rental income of 11,600 from a UK residential property in the tax year 24-25. Okay. Uh, has no rental income in the tax year 25-26, has as letting has ceased on 11th of March 2025, sold this property on 30th of April 2025. Fine, लिया समझ नहीं है। ठीक है। Eight adjusted trading profit slash loss year ended 31st of March 2025 30,000 year ending। इसका ये है फॉर मेनी इयर्स इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो खाली कैरी बैक का ही ऑप्शन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड करंट ईयर क्लेम। रीसेंट डिस्पोजल्स, हाँ तो फिर ये चार्जेबल, ये कैपिटल गेन्स भी है, चार्जेबल गेन्स। यस यस यस। एमएलएस कैपिटल डिस्पोजल आर एज फॉलोस। एसेट्स कुछ किए हुए हैं, पेंटिंग, यूके रेंटल प्रॉपर्टी, स्विस शेयर्स इन स्वर्ड्स लिमिटेड। ठीक है। एमिलिया has एक मिनट, एमिलिया had never lived in the UK rental property. Swords an unquoted trading company, sold her holding 3% in Swords। ठीक है। तो never lived in the UK rental property, तो फिर PRR नहीं अवेलेबल है। then unquoted trading company है। एमिलिया सोल्ड हर 3% होल्डिंग, मतलब BADR भी नहीं है। इन्वेस्टर रिलीफ हो सकता है 3 साल के लिए एक्वायर, 2 साल का होल्डिंग था क्या, एक्वायर 2023 25, लेकिन कौन से डेट पे एक्वायर किया था वो नहीं दिया है। नहीं होगा, बी इन्वेस्टर रिलीफ और BADR दोनों अवेलेबल नहीं होंगे मोस्टली। सो देयरफॉर द रिलीफ्स अवेलेबल टू हर would actually be current year loss relief, carry back in the previous year, chargeable claim against charge, claim against chargeable claim, claim against current year। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमको आता है, ये तो हो गया, स्टेट द वेरिएबल रिलीव्स on the assumption that Amelia does not wish to carry forward any loss। हमने वो बता दिया कि करंट ईयर कैरी बैक ट्रेडिंग लॉस सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है। वो बंद तो कुछ भी नहीं कर रही है ना, शी नॉट सीजिंग टू ट्रेड, राइट। रेंटल इनकम सीज हुआ था, वो और कुछ और सीज नहीं हुआ था। तो अभी हम जाते हैं आगे। Actually, with the help of supporting calculations, how much tax would be saved for each of the reliefs identified in requirement A1। ठीक है, तो कौन कौन से रिलीफ हमने आइडेंटिफाई किए और उसका साथ क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ, यू नो व्हाट, इसको इधर रख देता हूँ। कैरी बैक इन द प्रीवियस ईयर, तो पर्टिकुलर्स
24, 25, 25, 26। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स 30,000, यहाँ पे आते हैं जीरो। सेविंग्स इनकम 6,000, 6,000। रेंटल इनकम विच इज 11, लेकिन जो लेटिंग थी वो आपकी सीज हो गई थी इस डेट पे। तो आपका टोटल इनकम जो आता है ना वो आपका यहाँ पे, ये देखो टोटल इनकम आपका यहाँ पे इतना आता है, ठीक है। अभी अगर मैं कैरी बैक करता हूँ, लेस लॉस रिलीफ क्लेम इन दी लास्ट ईयर, तो फिर क्या होगा? तो फिर मुझे 14,000 जो है वो मुझे यहाँ पे ही क्लेम करने को मिल जाएगा। टैक्सेबल इनकम मेरी कितनी आती है? नहीं, टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये मेरी टोटल इनकम है। क्यों ऐसे हुआ ही? या कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पीए यहाँ से माइनस कर दूंगा। हाँ, यहाँ से होगा लेस पीए 12,570। तो फिर आएगी मुझे मेरी टैक्सेबल इनकम विच इज इतनी सी। तो अभी अ, तो यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स पेबल वुड बी, यू नो व्हाट, इनकम टैक्स पेबल पे जाने से पहले मुझे यहाँ पे डिस्पोजल कुछ हो रहा है कि पहले वो चेक करना चाहिए। यहाँ पे डिस्पोजल में सिर्फ लॉस ही दे रहा है, तो वो नेक्स्ट ईयर में ही जाएगा। हाँ राइट, तो चार्जेबल गेन्स मैं एक्चुअली यहाँ पे लिख देता हूँ ना ऐसे। तो चार्जेबल गेन्स जो आएगा मुझे यहाँ पे 45,000 प्लस 28,000 प्लस ए माइनस 10,700। तो अभी आपको आ गया 62,300 का। तो ये आपको चार्जेबल गेन्स आता है। अभी प्रपोज्ड सेल ऑफ वेयर हाउस वन, ये ये नेक्स्ट ही ईयर में हो रहा है, तो इसको जाने दो, इसको जाने दो, इधर गो इन वेस्ट। टैक्स पेबल यहाँ पे कितना आता है? यहाँ पे आता है 20% का। तो यहाँ पे हमको टैक्स पेबल आ गया 20% का, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमको निकालना है टैक्स सेव्ड कितना हुआ है। तो टैक्स सेव्ड वुड बी प्रीवियस टैक्स पेड, प्रीवियस टैक्स पेड लेस टैक्स पेड आफ्टर सेटिंग द रिलीफ ऑफ। तो टैक्स सेव्ड वुड बी, कितना आंसर? प्रीवियस टैक्स पेड कितना था? अभी प्रीवियस टैक्स पेड जो हुआ रहेगा वो हुआ रहेगा ब्रैकेट में 47,600 माइनस पीए। मुझे ये कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है कि 47,600 माइनस पीए करने के बाद वैल्यू 37,700 के नीचे ही जाने वाला है, इंटू 0.2, 7,006। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स में मेरा इस बार 63,009 आ रहा है, तो मतलब है कि मेरा इतना टैक्स सेव हो रहा है। अब ये इतना सा क्यों हो रहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, रुक जाओ। इतना सा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा और होना चाहिए था। ये मैंने देखो, मैंने अभी 0.3 किया है, बहुत तो भाई मुझे 0.2 करना चाहिए था। हम्म, ठीक है ना। एक्चुअली इवन मेरा पीए जो देखोगे ना, तो यहाँ पे पीए, हाँ ठीक है ना, मैंने क्या किया, मैंने सीधा टैक्स ही निकाला है। मैंने वो पीए का एडजस्टमेंट नहीं किया कि अरे भाई पीए इतना 40% में जा रहा है, इतना पीए इतना 20% में जा रहा है, वो सब नहीं किया। वो सब भी कर सकते ले लेकिन वो मैंने अभी नहीं किया क्योंकि मेरे को नहीं करना है। मैंने क्या किया है, प्रीवियस टैक्स पेड कितना, प्रीवियस टैक्स पेड इतना गया था, करंट टैक्स पेड इतना है, तो वो निकाला। ठीक है, ये हो गया। ठीक
अभी सेकंड इज सेकंड क्या हो सकता है? अभी सेकंड हम कर सकते हैं। अभी मैंने एक बार पूरा कैलकुलेशन कर लिया, अभी सेकंड टाइम करंट ईयर क्लेम के सामने इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? करंट ईयर लॉस रिलीफ क्लेम, if loss is claimed in the current year, then the major problem that might arise is the that will arise actually might be that will arise is the fact that the personal allowance will be wasted. As the PA will be wasted, maximum tax benefit cannot be obtained, and so this loss relief claim will not give us the maximum required benefit. अभी मैं ये सोच रहा हूँ इन्वेस्टर रिलीफ के बारे में जरा। इन्होंने शॉर्ट्स लिमिटेड के बारे में कुछ दिया हुआ है। शॉर्ट्स लिमिटेड मेरी क्या लगती है? शॉर्ट्स लिमिटेड क्या लगती है मेरी? शॉर्ट्स लिमिटेड मेरी कुछ नहीं लगती है। क्योंकि वो मेरी कुछ नहीं लगती है, मैंने उसमें खाली इन्वेस्ट किया हुआ था, जिसमें मेरी 5% होल्डिंग भी नहीं थी, मैं उसमें एम्प्लॉयड भी नहीं था, 5% भी नहीं थी, लेकिन मैं उसे एक्वायर बराबर 23 के बाद किया हुआ था। साला होल्डिंग कितना है वो पता नहीं है ना, लेकिन अभी जैसे मतलब कितने पीरियड के लिए तो अभी नहीं, मेरे को पता नहीं है कितने पीरियड का होल्डिंग है। नहीं दिया है रे कितने पीरियड का होल्डिंग है। तो मैं इन्वेस्टर रिलीफ क्लेम करना चाहता हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ इन्वेस्टर रिलीफ क्लेम। कैसे करूँ इन्वेस्टर रिलीफ क्लेम? पीए पे तो कोई टैक्स नहीं है ना? मतलब ये तो हो गया पहली बात, तो करंट लॉस लिस्ट मैंने उतना थियरी में लिख के मैं छोड़ दूंगा। 8 मंथ का ये ज्यादा, इसके ऊपर बकलौर करने की जरूरत नहीं है इस फालतू की। आ, वो ऐसा है करंट ईयर एंड देन चार्जेबल गेन्स ऐसा है कि डायरेक्टली चार्जेबल गेन्स पे जा सकता हूँ मैं, कि अगर देन वी गो टू चार्जेबल गेन्स। पहले मैं क्या क्या कैलकुलेशन कर लेता हूँ सारे के सारे। तो ये देखो 6,000 है, 6,000 है अभी पहले मेरा पीए, ये मेरा पीए वेस्ट है ना, ये देखो ये मेरा पीए वेस्टेड है। तो अभी 20%, ये भी 20%, तो इसका एक्चुअली न्यूट्रल इफेक्ट ही है वो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अभी आता है बाकी का लॉस विच इज 8,000। अब मैं ये 8,000 के साथ क्या करूं? ये मेरा जो 8,000 का लॉस है, लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट चार्जेबल गेन्स, अब इसको हम कैसे करेंगे? 8,000 है अभी सीजीटी, मैं सीजीटी के हिसाब से सोचता हूँ अगर मैं 25% पे भी करूं, अज्यूमिंग कि मेरे को इन्वेस्टर रिलीफ नहीं मिल रहा है, सॉरी 25 नहीं, कितना रहता है? अरे भाई 2020 कॉर्पोरेशन टैक्स टैक्स रेट में, हाँ सॉरी। तो फिर मेरे को अगर मैं 20% पे भी इसको करूं, लॉस को सेट ऑफ, तो ये मेरे को 1,600 का ही आ रहा है, तो मेरा टैक्स रेट कितना आता है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो एक सेकंड कंट्रोल सी, वॉज नॉट लॉस्ट। हाँ,
this and then this, तो मतलब 1600। अब आता है लास्ट, क्लेम अगेंस्ट चार्जेबल। हाउ डू वी डू क्लेम अगेंस्ट चार्जेबल गेन्स? पूरे के पूरे 14,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, दी एंटायर 14,000 will be set off against the chargeable gains, which will lead to a tax saving of 14,000। 20% पे ही करके देख लेता हूँ, तो आता है 2,800 का। तो टैक्स सेव्ड इज इतना, मतलब फिर तो I would say still previous year should be chosen, because if previous year loss slip claim is chosen, then cash flow benefit can arise, and basically you will be able to claim that amount quickly as possible. देखो लेट्स चेक, अभी अपन ने जो बोला सब सही बोलेगा। द लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 26 is a loss for the tax year 25-26। accordingly Amelia can offset the loss with the total income for 24-25। she chooses to offset against her total income in 25-26, she can then offset the remaining loss against her chargeable gains in that year। हाँ, तो वही अपना बराबर था कि करंट ईयर क्लेम करने के बाद अपन चार्जेबल गेन्स पे गए। लीफ अगेंस्ट टोटल इनकम ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये देखो 8,000 का रिमेनिंग लॉस है, कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट हर चार्जेबल गेन्स। परफेक्ट। तो उसके चार्जेबल गेन्स 62,300 के आते हैं। परफेक्ट, नाइस, नाइस, वेल डन, वेल नाइस, वेरी वेरी नाइसली डन। ये क्या है अभी टोटल गेन्स वगैरह? एनुअल एग्जाम अमाउंट, रेसिडेंशियल, ओ ओ शिट, वी डिडंट डू दिस। हमने बस मतलब वो डायरेक्टली पूरे के पूरे लॉसेस को सेट ऑफ कर लिया। इधर यूके रेंटल प्रॉपर्टी दी है, तो वो बोलना चाहते हैं कि अगर हम ये 8,000 को 45,000 के सामने अगर सेट ऑफ करेंगे, तो 24% का टैक्स सेव होगा। ठीक है, अज्यूमिंग अज्यूमिंग दैट दी, अज्यूमिंग क्यों भाई? अच्छा नहीं, अज्यूमिंग ठीक है। अज्यूमिंग assuming that the losses are set off against the residential property gains first। right, right, completely right। कंट्रोल सी। आई डोंट थिंक फिर ये थर्ड वाला पॉइंट डाल सकते हैं उसके अंदर कि हम लोग डायरेक्टली चार्जेबल गेन्स के सामने सेट ऑफ कर दे। वो अलाउड ही नहीं मुझे लगता है डायरेक्टली चार्जेबल गेन्स के सामने करना सेट ऑफ। यहाँ पे देखो 2,800 के सामने हो रहा है ना? वो चार्जेबल गेन्स के सामने तभी कर सकते हैं जब अपन ने एक बार पहले उसके साथ किया हुआ है, क्या बोलते हैं वो, कंट्रोल माइनस पहली बात तो। अब अपन ने उसके बाद हमने पहले एक बार अपने टोटल गेन्स को सेट ऑफ किया, उसके बाद ही हम लोग चार्जेबल गेन्स पे जा सकते हैं। ठीक है, उससे कंक्लूजन तो चेंज नहीं होता, कंक्लूजन तो सेम रहता है कि 2,800 का ही करना चाहिए। ठीक है, रिलीफ अगेंस्ट इनकम इन द टैक्स ईयर 25-26 एंड देन 24-25। करंट ईयर एंड देन वो लोग कैरी बैक कर रहे हैं, दैट्स फाइन। करंट ईयर एंड देन कैरी बैक कर रहे हैं तो भी 1,600 का ही टैक्स सेव हो रहा है। कंक्लूजन रिमेन्स द सेम कि आपको इनकम टैक्स सेविंग ऑफ 2,800 हो रही है, विच इज द बेस्ट। तो आपको डायरेक्टली कैरी बैक करना चाहिए। इट्स फाइन, ठीक है ना? एक थर्ड यहाँ पे डालेंगे कि करंट ईयर एंड कैरी बैक, तो यहाँ पे करंट ईयर एंड कैरी बैक। बट क्यों पता है यहाँ पे हो जाए, क्योंकि आपके करंट ईयर में बेसिकली आपका पीए वेस्ट हो रहा है। वो पीए वेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से मतलब मोस्ट ऑफ द यहाँ पे सिनेरियो गलत जा रहा है। ठीक है, डन, वी आर गुड टू गो। ये हो गया। अभी आ गया एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस द कैपिटल गेन्स टैक्स एंड इनकम टैक्स implications for Amelia of the proposed sale of warehouse 1 and the acquisition of warehouse 2 and the forklift truck। ठीक है, in the current scenario, we can see that Amelia acquired warehouse 1 on 1st of August 2019
for 86,000. Copy paste. Emilia will sell the warehouse one on 1st of August 2026 for an expected market value at the rate of 1,18,000. So therefore उसको gain कितने का होगा अभी अपने को वो निकाल लेंगे यहाँ पे B का, तो ये B पार्टी है. Warehouse one sale proceeds, cost of acquisition, chargeable gains, $18,000. इसका आता है 86,000. नहीं, इसका आता है चार्जिंग ऑफ 32,000. As trading occupies 3 out of the 4 floors in warehouse one, the remaining floor has been rented out to tenants throughout. तो ये हो गया. अभी ये अपना टोटल है. ये अभी अपना टोटल है. ये अपना बिजनेस यूज है, इन्वेस्टमेंट यूज है. ठीक है. जो भी इन्वेस्टमेंट यूज है वो अभी सब कुछ टैक्सेबल है. इसके लिए बेसिकली हम लोग 3 out of 4 ऑक्यूपाई करते हैं, तो इंटू 3/4 करेंगे. कंट्रोल C, कंट्रोल V. इन्वेस्टमेंट के लिए warehouse 2. That was warehouse 2. Amelia will purchase this warehouse on 1st of June 2026. So we can see that rollover relief can be claimed for the business use of the warehouse one. Rollover relief is always claimed only on the business use. ठीक है ना, वो अपन एक याद रखेंगे. आप business use के लिए qualify करने वाले asset को consider कर सकते हो. business use सही है, अच्छा है. एंड रोल ओवर रिलीफ कब क्लेम किया जाता है? रोल ओवर रिलीफ क्लेम तब किया जाता है जब you have invested in a business use property within 3 years after the date of sale and 1 year before the date of sale. Now, in the current scenario, we can see that he has sold on 1st of August and he has invested 1 year before the date of sale. So, therefore, this will qualify. SBAs are not available, which is ठीक है, not good, but ठीक है. She will also acquire a forklift truck for the use of the warehouse. I don't think this is good. Forklift trucks are not allowed because they are movable chattels. ये अपन line लिख देंगे. Amelia will pay 83,000 for the warehouse too. अभी she is कितना वो भर रही है? 83,000 she is paying. Now she, Amelia needs to pay tax on the investment use of the property, and thus the tax would be payable on 8,000. Tax would not be payable, and thus the tax, thus the chargeable gains would arise on ये. ठीक है. However, for claiming claiming the rollover relief, Amelia needs to invest her entire proceeds of business use into the asset. However, she has only invested 83,000 into the qualifying business asset, that is building. She has not invested. Sorry, this is because the forklift truck forklift truck would not qualify
एज अ, ना यहाँ पे qualifying business asset would not qualify as a qualifying business asset as it is a movable chattel. ठीक है ना, चलो ये हो गया. Thus now she has to pay tax on the, देख कितना था उसने, 88,500 पे किया था, एंड देन 83,000 पे किया था, एंड देन इसका कितना आता है फिर, चार चार्जेबल गेन्स, ये दिस माइनस दिस 55,500 आता है. तो अभी उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा. ये तो उसका खर्चा हो गया, वो जाने दो. 10 टोटल चार्जेबल गेन्स वुड बी दिस प्लस दिस लेस AEA 3,000 टैक्सेबल गेन. CGT अभी वो हायर रेट टैक्स करे कि लोअर रेट टैक्स करे. फक 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 फक. नहीं, उसने बिजनेस एक्वायर किया था तो उसको BADR मिलेगा एक्चुअली. ओ, अरे भाई इसके लिए और एक क्या भाई, ये क्या फालतू चीज है भाई, कसम से. हाँ कसम भाई. 1,500 इसके इधर और 8,000 इधर आएगा. कि AEA मैं यहाँ से माइनस करूंगा, मैं यहाँ से कुछ नहीं माइनस करूंगा, बिकॉज यहाँ पे CGT BADR यहाँ पे मुझे अवेलेबल है. यहाँ पे मुझे BADR अवेलेबल नहीं है. BADR अवेलेबल है तो मैं दिस इंटू 0.1 कर लेता हूँ. फिर मैं आता हूँ 2627 ना. अब मैं लोअर रेट हूँ कि हायर रेट टैक्स पे हूँ भाई उस साल, मुझे यही नहीं पता है ना भाई, मैं लोअर रेट हूँ कि हायर रेट टैक्स, मुझे यही कंफ्यूजन हो रहा है. पूरा सब मेरे बराबर है, फिर ये कैसी गलती हो सकती है यार. और आई थिंक 20% से कर, नहीं 10% से, 10% से ही करता हूँ उसको भी. छोड़ो, इसको भी 10% से ही करके छोड़ देते हैं बेसिक रेट बैंड के अंदर. उन्होंने कुछ बोला है क्या ऊपर कि मेरे को अगले साल से प्रॉफिट होने वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ 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 hints? नहीं है. नहीं है तो जाने दो. CGT CGT लायबिलिटी 1050, ये मुझे फिलहाल आ रही है. मुझे पता नहीं मैं लोअर रेट की हायर रेट पे हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा. लेट्स सी. 32,000 बराबर है 24,000 का मेरा बिजनेस यूज था. देखो 5,500 आ गया. बेस कॉस्ट की क्या जरूरत है भाई, बेस कॉस्ट की क्या जरूरत है भाई. कहाँ है बेस कॉस्ट, ऐसा कुछ है ही नहीं. बेस कॉस्ट वगैरह ये सब तो कोई जरूरत नहीं है बेस कॉस्ट की. वेयर हाउस वन, हाँ ये देखो, चार्जेबल गेन स्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस वन 30,500 परफेक्ट. ये इन्होंने रोल्ड ओवर, तो इन्होंने रोल्ड ओवर क्या बेस कॉस्ट निकाला है. मुझे CGT नहीं निकालना था क्या, निकालना था कॉर्पोरेशन टैक्स इंक्रीज, इनकम टैक्स इंक्रीज. एक्विजिशन ऑफ वेयर हाउस टू फॉर फोकलिफ्ट, हाँ. उन्होंने टैक्स ही नहीं निकाला, उन्होंने वो बराबर निकाला है कि हाँ भाई ठीक है, यू नो, ऐसा कि ये बराबर आया अपने को 500. तो टोटल तो मुझे यहाँ पे ऐसा टोटल का कॉलम बना के क्वालिफाइंग फॉर BADR, नॉट क्वालिफाइंग फॉर BADR, ऐसा करके सम दिस 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 ऐसा मैं किया है, ठीक है ना. तो मैंने निकाला कि भाई बेस कॉस्ट क्या होगा. बेस कॉस्ट फॉर वेयर हाउस टू, फॉर वेयर हाउस टू, व्हाट इज द बेस कॉस्ट फॉर वेयर हाउस टू.
cost of acquisition less gains rolled over will be the base cost. बेस कॉस्ट कितना हमने गेन्स रोल ओवर किया है, हमने गेन्स जो रोल ओवर किए हैं वो किए हैं 18,500 के। कैसे देखो, हमें टोटल गेन्स हुए थे 24,000 के, लेकिन हमने टैक्सेबल किए थे खाली 5,500, तो हो गए 18,500 के। ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा कितना था, मतलब बेसिकली हमारा जो सेल प्रोसीड्स था इस घर को लेके, नहीं ये देखो वेयर हाउस टू, हाँ ये देखो, सॉरी सॉरी, कुछ और ही बोला था मैं। पे हमने 83,000 किया हुआ है, 83,000 पर, तो याद है हमारा बेस कॉस्ट फॉर वेयर हाउस। अभी आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन से भी। एक्सप्लेन व्हाई Amelia can apply to voluntarily deregister for value-added tax purposes on the 31st of March 2026. From what date her VAT registration would be cancelled and the immediate consequences of her deregistration. So deregistration के लिए ना, Amelia can deregister for VAT if her forecast VAT for the next year is going to be less than 88,000। ठीक है ना। तो ये रहा पेज नंबर 35 पे लिमिटेशंस मिल जाते हैं। ये रहा। तो इतना बोल के मैं नहीं छोड़ सकता, उनको ड्यू डेट्स वगैरह सब कुछ चाहिए। Actual turnover to decrease. So as in the current scenario, we can see that year ending 26 के लिए वो डिक्रीज होने वाला है। To only register for VAT purposes on, ठीक है, तो she is deregistering for VAT purposes on 31st of March 2026. I think deregistration would apply from that same date itself if I am not mistaken. लेकिन मेरे को बेट नहीं लेना, मैं आंसर देखूंगा, मेरे को उसका थियोरी नहीं याद है। लेट्स चेक। हाँ यहाँ इन्होंने अभी हमें यहाँ पे कुछ बोला है, कॉस्ट ऑफ फोकलिफ्ट ट्रक विल बी एलिजिबल फॉर एआईए इन एआईएस ट्रेडिंग, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है। ये रहा deregistration for value added tax. Amelia is able to apply to voluntarily deregister for VAT on 31st of March 2026 as the value of her taxable surplus in the following year are not expected to exceed the deregistration limit of 88,000. Her registration will be cancelled, बराबर ही था यार मेरा। Her registration will be cancelled from 31st of March 2026 only, उसी डेट से रजिस्टर बंद होता है। Her registration will be cancelled by HMRC on 31st of on the same date as she has applied। मैं इसको ऐसे याद रखूँ। On the deregistration, output VAT is payable on all non-current assets and inventory held by Amelia। अच्छा, ओके, तो जिस डेट को वो रजिस्टर कर, हाँ बिकॉज अगर आप ईयर के मिड में ही कर रहे हो तो आपको सारा वैट भरना पड़ेगा। ऑन रजिस्ट्रेशन आउटपुट वैट विल बी पेबल ऑन ऑल द नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेंटरी हेल्ड बाय एमिलिया ऑन व्हिच आउटपुट वाज previously claimed। if the total VAT payable that does not exceed 1,000, no payment is needed। Nice। As a result of deregistration, Emilia will not be able to claim input VAT ऑन द एक्विजिशन ऑफ वेयरहाउस टू एंड फोकलिफ्ट, बराबर है। अगर वो रजिस्टर करेगी तो उसको इनपुट वैट भी क्लेम करने को नहीं मिलेगा ये वेयरहाउस टू एंड फोकलिफ्ट ट्रक के लिए। ठीक है। ओवर एंड ऑल आई थिंक 25 मार्क्स में से 17 18 मिल सकते थे यहाँ पे। ठीक है, नॉट बैड।